हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी 300 प्लस क्वेश्चन आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं, और अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो 100% आपके जो क्वेश्चन हैं वो जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं। तो अगर वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो ये आपका क्वेश्चन जितना भी है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो बिना देर किए हुए चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो देखिए, संविधान सभा का जो गठन था वो जुलाई 1946 में किया गया था। 1946 में जो है वो संविधान सभा का गठन किया गया। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। दिसंबर 1946 में। गठन कब किया गया याद रखिएगा, तो गठन किया गया कि जुलाई 1946। उसके बाद जो पहली बैठक थी वो दिसंबर 1946 में की गई। तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई। तो याद रखिएगा कि एक कैबिनेट मिशन योजना जो बनी थी, कैबिनेट मिशन बना था, उसके तहत जो है संविधान सभा का जो गठन था वो किया गया था। ठीक है। तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा एक बार फिर से देख लीजिए कि संविधान सभा का जो गठन 1946 जुलाई में, और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में, और संविधान सभा जो है वो गठित किसके द्वारा हुई थी, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है ये गठित की गई थी। ठीक है। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी, जो इस समय भारत की क्या है, राजधानी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली। ठीक है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में किसे चुना गया। तो देखिए, एक संविधान सभा जब गठित हुआ था तो उसमें स्थायी सदस्य एवं अस्थायी सदस्य, मतलब जब गठित हुआ संविधान सभा तो उस समय अस्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया था। लेकिन जब बाद में संविधान पूर्ण रूप से जब लागू किया गया तो उस समय जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, है ना, स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो मिसिंग है। 7 पर आते हैं, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जो संविधान सभा था उसमें महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो याद रखिएगा कि जो महिला सदस्य थी उनकी जो टोटल संख्या थी वो 12 थी। कितनी थी, वो 12 थी महिला सदस्यों की संख्या। ठीक है। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी थी, तो अनुसूचित जो जनजाति थी उसकी संख्या 33 यानी 33 रखी गई थी। ठीक। संविधान सभा के स्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया, तो अभी पीछे मैंने आपको बताया कि जो संविधान सभा जब गठित हुआ था तो उस समय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया, और स्थायी परमानेंट के लिए जो चुना गया था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की कार्यवाही कब शुरू हुई। अब संविधान सभा जो संविधान का गठन हो गया था, लेकिन कार्यवाही कब शुरू हुई, तो अभी हमने आपको बताया था कि दिसंबर 1946 में बैठक हुई थी, लेकिन 13 दिसंबर 1946 को पहली जो है कार्यवाही शुरू की गई, यानी पहला कार्य इस पर किया गया था। ठीक है। ये बात याद रखनी है, और ये कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान का जनक किसे कहते हैं, है ना, तो आप बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान को हस्तलिखित किसने किया था, यानी हस्तलिखित या हाथ से लिखा कितने था, तो याद रखिएगा रायजादा करके एक थे, रायजादा, ठीक है, रायजादा। तो रायजादा जो थे उन्होंने क्या किया था, संविधान को पूर्ण रूप से अपने हाथों से लिखा था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि किसे माना जाता है कि संविधान का जनक किसे माना जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर। अच्छा, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि झंडा समिति के अध्यक्ष, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो ये याद रखिएगा कि कुल टोटल जो संख्या थी प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या वो कुल थी 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो चूंकि संविधान सभा जब बना तो उसके बाद चुनाव भी आयोजित हुआ था, तो इन्हें कहाँ से चुना गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, तो पश्चिम बंगाल से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है वो पश्चिम बंगाल से चुने गए थे, एक सदस्य के रूप में चुने गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया। देखिए भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा है उसके बाद जो है भारत पाकिस्तान से बट गया, यानी पाकिस्तान अपना अलग हो गया, तो 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठन किया गया, यानी सभी को इकट्ठा करके फिर से संविधान के पर चर्चा की गई और इसी को कहते हैं पुनर्गठन करना, ठीक है। यानी कुछ अध्यक्ष वगैरह जो थे उस समय पाकिस्तान में चले गए, तो फिर से जो है अध्यक्ष वगैरह जो भी और भी चीज़ें थी उनको अलग से फिर से चुना गया, यानी पुनर्गठन किया गया, ठीक है। देश विभाजन के समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी, तो याद रखिएगा 299 संख्या थी। जब ये जो है भारत का विभाजन है, देश का विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कुल 299 थी। आइए आगे चलते हैं। तो ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और यहाँ अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो JB कृपलानी थे वो संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष तो नहीं थे, लेकिन ये जो है अंतरिम सरकार जो थी, है ना, जो अंतरिम सरकार थी वो, और ये जो मौलिक अधिकार जो था, संविधान का जो मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार है ना, उसके अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार जो था संविधान सभा का, ठीक है, इसके उप समिति जो बनी थी उसके जो है अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। तो ये बात याद रखिएगा कि संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और मौलिक अधिकार की जो उप समिति बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो प्रश्न है वो संविधान में मूल रूप से कितने भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियां। तो आप सभी जानते हैं कि संविधान में कुल 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां। अच्छा, ये उस समय की बात की जा रही है जब संविधान सभा का गठन, इस समय क्योंकि 12 अनुसूचियां हैं, है ना, अनुच्छेद भी बदल करके हो गया है 400 के आसपास या उससे प्लस में, और भाग तो 22 ही हैं, ठीक है। आइए आगे चलते। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इस समय बात हो रही है, यानी कि जब संविधान मूल रूप से बनाया गया था उस समय तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो वर्तमान अगर अभी की बात की जाए तो कुल जो है 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11 अनुसूची और 12 अनुसूची जो है ये जोड़ा गया था, ठीक है। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, और 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित था, और 11वीं अनुसूची जो थी वो ग्रामीण से संबंधित शहर से रिलेटेड था, और जो 12वीं अनुसूची थी वो ग्रामीण एरिया से संबंधित था, उनके अधिकारों की बात की गई थी इसमें, ठीक है।
आइए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है वो कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना गया था, है ना। तो आप सभी को हमने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो ये किसने इनको चुना था, तो संविधान सभा के द्वारा इन्हें चुना गया था राष्ट्रपति के पद के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी ये 24 जनवरी 1950 की हुई थी, और उसके 2 दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतिम जो बैठक थी वो कब हुई थी, तो ये आपका जनवरी 1950। अगर पूछा जाए पहली बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा दिसंबर 1946 में पहली, कितने दिसंबर, तो 13 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, और अंतिम जो बैठक संविधान की थी, संविधान की सभा की अंतिम बैठक थी वो जनवरी 1950 में, और 1950 में संविधान भी लागू हुआ था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। तो देखिए संविधान की कुंजी, संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं। संविधान की कुंजी जो है वो संविधान की प्रस्तावना को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जो है वो कब जोड़ा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखिएगा ये जो है आपका 42वां जो संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां जो संशोधन था ये कब हुआ था, तो 1979 में हुआ था ये संशोधन। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष किस संशोधन में किया गया। देखिए पहले जो लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 5 वर्ष व 6 वर्ष की संशोधन, तो पहले विधानसभा और लोकसभा का जो समय था वो कुछ और था, बाद में इसे संशोधन करके जो लोकसभा है वो 5 वर्ष के लिए, और विधानसभा केवल एक विधानसभा ही कैसा है जिस 6 वर्ष तक जो है कार्यरत रहता है, बाकी जितने भी हैं लगभग सभी 5 वर्ष तक ही होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो 42वां संविधान संशोधन था उसमें जो है ये किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और विधानसभा की अवधि पुनः 6 से 5 वर्ष कब किया गया। तो देखिए फिर से 6 से 5 वर्ष कब किया गया था, यानी कि लोकसभा और विधानसभा की अवधि को 6 से 5 वर्ष कब किया गया, तो 44वें संशोधन में जो है इसे 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया, यानी लोकसभा जो आपका है वो फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन को यानी संविधान के किस भाग को यहाँ होना चाहिए था, संविधान के किस भाग को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो देखिए कौन सा संशोधन था संविधान का जो जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो ये 42वें संशोधन को जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो प्रश्न है वो है किस संशोधन में राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी। तो ये 41वां जो है वो आपका संशोधन था जिसके तहत जो सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट जो था वो 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया गया था। किस संशोधन में मतदान की आयु सीमा 21 से 18 वर्ष की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब जितने भी चुनाव होते हैं तो 18 वर्ष के अगर आप हैं तो आप चुनाव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये कब किया गया, तो याद रखिएगा सन 1989 में, और संविधान का जो संशोधन था वो 61वां संशोधन था, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन में किया गया। तो दिल्ली जो है वो आपका भारत की राजधानी होगी, ये कौन से संशोधन में किया गया था। तो याद रखिएगा 69वां जो संविधान का संशोधन था उसमें ये किया गया था।
मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार देखिए ये लिया गया था अमेरिका से। क्वेश्चन में अगर आपसे ये भी पूछ सकता है मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दल बदल कानून है ना, वो कहाँ से लिया गया था? तो देखिए संविधान संशोधन का जो प्रारूप है, संविधान संशोधन का जो प्रारूप है वो कहाँ से लिया गया था? तो याद रखिएगा ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से इस के संविधान से, है ना, ये लिया गया था। ये जो संविधान संशोधन का जो प्रारूप था वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। वित्तीय आपात किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया था। अगला पूछता है क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में जरूर आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, रसिया से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो भी मैंने आपको बताया था कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है? तो यह जो है लिया गया है ब्रिटेन या इंग्लैंड। पहले जो है इंग्लैंड जो था वो ग्रेट ब्रिटेन था। ग्रेट ब्रिटेन में जो है वो 3 देश आते थे, है ना। एक आपका आता था इंग्लैंड और एक आपका आता था आयरलैंड और एक आता था वेल्स, है ना। ये तीनों मिलकर के ग्रेट ब्रिटेन बनाए थे और इन्होंने लगभग पूरी दुनिया पर अपना राज किया था ग्रेट ब्रिटेन के नाम से। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो विधि का शासन जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। भारत के सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किस अनुसूची में है? भारत एक राज्य है और उस भारत एक देश है, उसके सभी जो है भाग लेने वाले सब राज्य हैं और उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका उल्लेख कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो संविधान की प्रथम अनुसूची है वहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला है केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। यानी केंद्र को क्या पावर मिलेगी, राज्य को क्या पावर मिलेगी, उनके क्या अधिकार होंगे, उस अधिकारों का कैसे वो उपयोग कर पाएंगे, किस अनुसूची में किया गया है? तो जो 7वीं अनुसूची संविधान की है उसमें इस पर डिस्कशन किया गया है, यानी इस पर बात की गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजस्व के सभी पदाधिकारियों का जो वेतन होता है वो कौन से अनुसूची में इसका उल्लेख है? तो दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री के शपथ ग्रहण का जो उल्लेख है वो कहाँ पर है? आप सभी देखते होंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, है ना, ये सभी जो है शपथ ग्रहण करते हैं, तो इसका उल्लेख कहाँ है? तो तीसरे अनुसूची में। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप बताइए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? और जितने भी लोकसभा के जो मंत्री होते हैं, यानी कि केंद्र के जो मंत्री होते हैं, उनको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? ये आप लोग कमेंट में जरूर आप लोग लिख करके बताएंगे कि ये कौन करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में है। आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि मूल संविधान जो था, यानी कि जब संविधान प्रारंभ हुआ था मूल संविधान, तो मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी, है ना। अभी तो 22 भाषाएं हैं, तो उस समय कुल कितनी भाषाएं थी? ठीक है, तो उस समय कुल भाषाओं की संख्या थी 14। बाद में जो है वो 8 भाषाओं को और जोड़ा गया, जिससे टोटल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22। और ये किस अनुसूची में इसका जो है वो चर्चा किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में चर्चा किया गया है। मूल रूप से जो 8वीं अनुसूची है उस कितनी भाषाएं थी? मूल देखिए अभी मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, है ना। तो 8वीं अनुसूची में देखिए हमने अभी आपको बता दिया, यहाँ पर मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो याद रखिएगा 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? मूल रूप से 14 भाषाएं थी, बाद में जो है इसको जोड़ा गया और भाषाओं को।
अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में प्रावधान किस समवर्ती सूची जो है उसका प्रावधान किस राज्य में है। ठीक है, तो देखिए समवर्ती सूची का प्रावधान किस राज्य में है, तो पहले जम्मू कश्मीर में था समवर्ती सूची का प्रावधान, लेकिन अब जो है वो नहीं है। एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता था कि समवर्ती सूची का प्रावधान, समवर्ती सूची का मतलब वो होता है कि जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों अपना कार्य कर सके, दोनों एक शासन प्रशासन अपने कानून चला पाए, तो वो समवर्ती सूची। पहले जो था ये जम्मू कश्मीर वो एक स्वतंत्र एक तरीके से उसको कह लिया जाए तो भारत उस पर अधीन था, लेकिन वो जो है दोहरी नागरिकता वहाँ पर मिलती थी, लेकिन अब इसको भी क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 8वीं अनुसूची मैथिली जो बिहार की एक भाषा है इसे कब जोड़ा गया था, तो सन 2003 में बिहार की बहुत ही प्रमुख भाषा मैथिली है जिसे 2003 में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची संविधान में कब जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची जो है ये संविधान में सन 1951 में जोड़ा गया था। ठीक है, सन 1951 में इसे जोड़ा गया। अगर पूछा जाए कि जो 9वीं अनुसूची है इसमें किसकी बात की गई थी, किस चीज़ की बात की गई थी, तो ये आप लोग जरूर, मैंने शुरू में इसके बारे में चर्चा की थी 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं अनुसूची किस लिए चर्चा किया गया है ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इसके कई सारे पार्ट आएंगे। अभी ये तो पहला पार्ट था, है ना, सारे पार्ट को जो है वो आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको 300 प्लस से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आए, तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको टीचिंग एग्ज़ाम या फिर वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियोस यहाँ पर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।